सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो आग कहीं तो ये आग जलनी चाहिए। वर्तमान समय के हर एक कोचिंग संस्थाओं और पटना के विभिन्न रूमों में रहकर और एक संस्था के गर्भ में पलकर जब ये अधिकारी बन के जब जन्म लेते हैं ये बच्चे, तो कहीं ना कहीं एक समाज के लिए एक दर्पण का काम करते हैं। उन बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं एक तरह से दिशा निर्देश देने का कार्य करते हैं जो कहीं भटकाव की स्थिति में रहते हैं। आज हमारे साथ है स्वाति कुमार। बीपीएससी द्वारा जब रिजल्ट जारी हुआ उसमें इनका चयन सीडीपीओ के पद पर हुआ है। इनके साथ तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। इनकी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की, इनकी तैयारी का क्या फैक्टर रहा, इनके सोर्सेज कहाँ से रहे और ये अपने उपलब्धियों का श्रेय किन से देना चाहेंगे। सबसे पहले अपने बारे में हमें बताइए। जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हूँ और मैंने अभी सीडीपीओ के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त किया है। अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, पिताजी के किस परिवेश से रही हैं आप, माताजी क्या करती हैं? जी, मैं सहरसा से ही मेरी जो प्राइमरी एंड मेरी जो हायर एजुकेशन है वहीं से हुई है। मैं वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बीपीएससी के प्रिपरेशन के लिए 2018 में पटना आई थी और उसके बाद मैंने अपनी तैयारी आरंभ की और उसके बाद ही मैंने नालंदा सिविल सर्विसेज से जुड़ी और यहाँ के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि एक सिविल सर्विसेज ऐसा चीज़ है, यहाँ पर लोग डरते हैं। एक तो रहता है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ड्यूरेशन अधिक लगते हैं। 24 घंटा कहने की मेंटालिटी बनी हुई है कि 24 घंटा पढ़ना पड़ता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं। आपके लिए कितना टफ रहा ये? जी, पढ़ना तो होता है, हमें एक कंसिस्टेंसी एक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होती है पढ़ाई को लेकर और रोज़ाना 8 घंटे पढ़ना होता है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो ये घंटे बढ़ भी जाता है। आप कितने घंटे पढ़ते थे? जी, मैं 8 घंटे रोज़ कोशिश करती थी अपना एक एक्चुअल में पढूं और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते थे तो कभी 10-12 घंटे भी हो जाया करते हैं। आप कब आपने सोचा कि बैचलर्स के बाद कि पहले से आपका सेट था कि मुझे सिविल सर्विसेज के एरिया में जाना है, या आपने ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया अपना प्रिपरेशन? ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने स्टार्ट किया अपना और पहले सोचा था जब थर्ड ईयर में मैं थी फाइनल में ग्रेजुएशन में कि इस प्रिपरेशन में आऊँगी और ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टार्ट किया अपना। आपको लगता है कि एक तरह से सिविल सर्विस एक तरह टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेता है, तो क्या लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए किसी भी बच्चे को, या वो 12th के बाद भी जिस क्षेत्र में आना चाहते हैं उस समय से भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं? मेरा मानना है कि अगर आप जब ग्रेजुएशन में आते हैं तो अगर आपको इस फील्ड में आना तो पहले अगर आप सब्जेक्ट का चुनाव कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, कौन सा ऑप्शनल रखना है। अभी तो वर्तमान में ऑप्शनल का मतलब जो है वो वेटेज जो था पहले हम लोग के समय में वैसा नहीं है, तो लेकिन आपका जो मेन पेपर है अगर आप आते हैं इस फील्ड में उससे पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ग्रेजुएशन के समय में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक बात और कि ये आप जाएंगे एक तरह से इस परिवेश में, सबसे बड़ा चीज़ है कि एक एडीएम हो गया, डीएम हो गए, तमाम आला अधिकारी जो आपके आला कमान होंगे उनके साथ काम करना कितना बड़ा चैलेंजेस रहेगा? जी, चैलेंजेस तो है, लेकिन इसमें बहुत कुछ सोसाइटी के लिए करने को मिलता है। आप डायरेक्ट टू जनता से जुड़ पाते हैं और बहुत सारी समस्याओं को आप अपने और अपने सीनियर्स की मदद से दूर कर पाते हैं। तो मैं इसे एक अवसर के रूप में लूँगी जो कि मतलब मेरा भी डेवलपमेंट हो, सोसाइटी के लिए भी हेल्पफुल रहे, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ। सोशल वेलफेयर के लिए आप पहले से जुड़ी हुई? इस तैयारी के दरमियान मन में था कि मैं ऐसा कुछ करूँ कि सोसाइटी के लिए कुछ यूज़फुल हो। और उसके बाद आपने सोचा कि मतलब सीडीपीओ के क्षेत्र में आप आ सकते हैं? जी। और ये सबसे बड़ा चीज़ है कि एक तरह से ग्रामीण परिवेश से जो और तलब रहे होंगे आप सहरसा से, एक तरह से ग्रामीण परिवेश में लड़कियों के प्रति उतना प्रतिबद्ध नहीं दिखते जो हमारे परिजन हैं। और रही बात आपकी तैयारी के लिए, कितना अनुकूल वातावरण मिला आपके और आपके परिजनों से आपको कितना सहयोग मिला, और ये आपकी जो जर्नी रही है कितने उतार चढ़ाव देखने को मिले? जी, 64th में मेरा फाइनल सिलेक्शन 1 मार्क से रह गया था। उसके बाद मैं लगी रही इस चीज़ में। 66 में मुझे भी उसमें भी सफलता नहीं मिली, फिर 67 दिया, उसका भी रिज़ल्ट नहीं आया है मेरा, और इसमें मैं सीडीपीओ में सफल हुई सर। एक की बताइए, जैसा आपका सक्सेस रहा, इतना एक्सपीरियंस अपना एक्सप्लोर की, एक की बताइए
हर एक व्यक्ति कहते हैं कंसिस्टेंसी मैटर करती है, लेकिन हर एक जो कहीं ना कहीं समाज एक तरह से उसको उपमा देती है, जो कैंडिडेट सफल हो जाते हैं उनके लिए सफलता का की क्या रहा है कि वो भी सतत प्रयास से भी अपने मुकाम को हासिल कर सकें? जी, मेरा ये मानना है कि कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन आपका रहना चाहिए कि आप अगर पढ़ाई करते हैं तो उस समय आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करें, और जो आपका फ्री टाइम होता है उस टाइम में आप करें, लेकिन पढ़ाई के समय में आप कंटिन्यूटी ज़रूर मेंटेन करें, और कंटिन्यूटी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? अपने मतलब कि हर एक व्यक्ति की एक जर्नी रहती है, उस जर्नी में सब सहयोगी रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई आपको डिमोटिवेट भी करते हैं तो कोई मोटिवेट भी करते हैं। हर एक तरह के तालमेल मिलाकर सहयोगों के साथ आदमी अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ता है। तो आपका ये सहयोग सबसे ज़्यादा किसका? जी, इसमें मेरे माता पिता और मेरे गुरुजन नालंदा सिविल सर्विसेज में, जैसे रंजीत सर, राम सर, फैजल सर, सभी लोगों ने, विपिन सर, सभी लोगों ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया था पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। साथ ही मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। चलिए, धन्यवाद। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये वर्ष काफ़ी बड़ा उपलब्धियों का रहा है बिहार का। गौरतलब है कि स्टार्टिंग में भी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया था तो बिहार की बेटी ने अपना लोहा मनवाया था, और आज भी यहाँ पर जब बीपीएससी का सीडीपीओ का रिजल्ट आया है तो एक बेटी ने भी अपना परचम लहराया है। और एक सबसे बड़ी उपलब्धि है जहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो बेटियों को कहीं ना कहीं जिस ग्रामीण परिवेश में हम रहते हैं वहाँ पर उनको शिक्षा के प्रति उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, लेकिन एक बेटी ग्रामीण परिवेश से आते हुए भी इसके परिजनों का भरपूर सहयोग मिला और आज ये अपने मुकाम को हासिल किया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जनराष्ट्र। धन्यवाद।